एवरीवन, पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब आज हम क्या करने जा रहे हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में पढ़ेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है उसे समझेंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? इंट्रो वीडियो है रिएक्शन मैकेनिज्म का। ठीक है, तो देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक रिएक्शन लेते हैं, जिसमें कि हमने क्या किया है, बेंजीन ले लिया है, उसे CH3Cl के साथ रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस बन रहा है, मिथाइल बेंजीन प्लस HCl। ठीक है, अब देखो, ये जस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक टर्म्स को समझाने के लिए मैंने बस एक एग्जांपल लिया है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें कुछ टर्म्स समझने हैं। अब देखो क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिस पे रिएक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो बेंजीन है, जो हमने यहाँ पे बेंजीन ले रखा है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन विच रिएक्शन इज डन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है, जिसपे रिएक्शन हम कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। अभी हमें बेसिक टर्म्स समझने, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को और बिल्कुल एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, तो ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट। वो मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन टू फॉर्म अ स्टेबल सब्सटेंस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिएजेंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? CH3Cl को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएजेंट। रिएजेंट कौन होता है? जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है ताकि एक हमें स्टेबल सब्सटेंस मिले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएजेंट। तो रिएजेंट को कैसे डिफाइन करोगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच रिएक्ट विथ सबस्ट्रेट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होंगे? मे बी हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, या हाई प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। टू फॉर्म स्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएजेंट। तो ये किसका डेफिनेशन है? ये रिएजेंट का हमारा डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसपे हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो सबस्ट्रेट होता है। जो करता है सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट उसे रिएजेंट कहते हैं, और जो स्टेबल प्रोडक्ट बना है, जो स्टेबल सब्सटेंस बना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रखा है? मिथाइल बेंजीन बना है ना, तो मिथाइल बेंजीन हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हुआ। और जो मेजर अमाउंट में बनता है ना, वो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है, और उसके साथ जो थोड़ा बहुत कुछ लिबरेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट। अब देखो, तुम्हें क्या समझना है? देखो, यहाँ पे क्या था? पहले CH3Cl के बीच में बॉन्ड था। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस में CH3Cl के बीच में बॉन्ड था। जब हम एंड ऑफ द प्रोसेस में पहुंचते तो अब हमें नया बॉन्ड दिखता है। किसके बीच में? बेंजीन और मिथाइल के बीच में। समझ आ रहा है? तो अब यहाँ पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक पुराना बॉन्ड था, ओल्ड बॉन्ड था। तो होता क्या है? रिएक्शन किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें ओल्ड बॉन्ड टूटे, मतलब पुराना बॉन्ड ब्रेक हो, और अगर कोई नया बॉन्ड बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्शन। ठीक है, और
जब हम इस रिएक्शन का मतलब कैसे वो पुराना बॉन्ड टूटा, कैसे नया बॉन्ड बना, जब इसी का हम डिटेल स्टडी करते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। समझ आ रहा है? तो रिएक्शन क्या होता है, प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड इज ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टुक प्लेस, उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। ये ओल्ड बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड के बनने के डिटेल स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। समझ आया? तो इसीलिए हम इसे ओवरऑल क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है मैंने समझा दिया, सबस्ट्रेट क्या होता है बता दिया, रिएजेंट क्या होता है बता दिया, प्रोडक्ट क्या होता है ये बता दिया। अब हम कुछ टर्म्स समझेंगे, जैसे कि देखो क्या होता है, जब सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ ट्रीट होता है ना, तो क्या बना, प्रोडक्ट बना, ये हमें पता है। लेकिन प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनता है, ये जो प्रोडक्ट बनने से पहले क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। समझ आ रहा है? तो इंटरमीडिएट के बाद ही क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हमें समझना है कि कौन रिएजेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं, इंटरमीडिएट के क्या क्या टाइप होते हैं, हमें वो समझना है, और हमें इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, अब जरा हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन का ना मैकेनिज्म लिखेंगे, वो भी शॉर्ट में, जस्ट ये समझने के लिए टर्म्स को कि रिएजेंट किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जिसको ये रिएक्शन पता हो ना पता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी तुम्हें सिर्फ वो टर्म समझने हैं। तो हम पहले इसका जरा एक मैकेनिज्म लिख देते हैं शॉर्ट में। मैकेनिज्म पे तुम्हें फोकस नहीं करना है, तुम्हें फोकस किस पे करना है, वो टर्म्स पे जो मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो क्या होता है, सबसे पहले देखो क्या बताया गया है कि सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन देखो अगर ध्यान दोगे तो CH3Cl और बेंजीन दोनों ही क्या है, ओवरऑल नॉन रिएक्टिव न्यूट्रल फॉर्म में प्रेजेंट है। अब खुद ब खुद तो ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे नहीं। होता क्या है कि यहाँ पे तुमने AlCl3 क्या कर रखा है, एज अ कैटलिस्ट लिया है। अब ये क्या करता है, ये AlCl3 पहले CH3Cl में से AlCl3 हैलोजन को निकाल लेता है अपने साथ, और रिएक्शन में क्या बना देता है, अब जब हैलोजन इसके साथ था अब निकल जाएगा, तो यहाँ पे CH3 के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है, और प्लस साथ में क्या निकलेगा, AlCl4 माइनस निकलता है। ठीक है, देखो अब क्या होगा, ये CH3 प्लस बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, बेंजीन के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और बेंजीन रिंग के पास पाई बॉन्ड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ पे ये इस कार्बन का हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे ये स्टेबल हो जाता है बाय रेजोनेंस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक, अब देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, वो चीज मैं अभी नहीं बता रही। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो ये प्रो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को वापस दे देगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl4 माइनस, क्योंकि AlCl4 माइनस यहाँ पे बेस की तरह, लेविस बेस की तरह ट्रीट यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, AlCl4 माइनस के प्रेजेंस में देगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जा रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जहां पे अब बेंजीन के साथ मिथाइल जुड़ा है, ना कि उसका पुराना हाइड्रोजन जुड़ा है, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और AlCl3 जो कि कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ था, तो वो तो हमें रिएक्शन के एंड में एज इट इज ही मिलना है। ठीक है, तो अब देखो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने बताया क्यों है। अभी तुमने क्या पढ़ा था, मैकेनिज्म किसे कहोगे, जहां पे तुम ये बॉन्ड का टूटना और कैसे ये बन रहा है, जब उसकी डिटेल स्टडी करते हो उसी को क्या कहते हो, मैकेनिज्म कहते हो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब तुमने AlCl3 को CH3Cl के साथ रिएक्ट कराया था, तो तुम्हें एक स्पीशीज मिली थी जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मिली थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ रहा है? तो हमने यहाँ पे रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज किया था, रिएजेंट यूज किया था CH3Cl। अब CH3Cl में भी
पूरा CH3Cl का यूज नहीं होता है, CH3Cl में से हमारा CH3 प्लस यूज होता है, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। समझ आया? इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है एज अ रिएजेंट। ठीक है, कैसे क्या होना है वो तुम आगे पढ़ोगे। CH3 प्लस क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये रिएजेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। कभी कभी रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं क्रिएट होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी क्रिएट होगा, तो कभी कभी न्यूक्लियोफाइल भी क्रिएट होता है, और न्यूक्लियोफाइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इसका मतलब तुम्हें ये याद रखना है कि रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल, एंड इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल। समझ आया? अब देखो, जब तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहा था, तब तुम्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जिसमें कि कार्बन के ऊपर अभी क्या क्रिएट हो गया, प्लस चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में फॉर प्रोडक्ट बनने से पहले ये बना है ना, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है। और इंटरमीडिएट यहाँ पे कैसे स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। देखो, जो बच्चे ये वीडियो बेसिक क्लियर करने के लिए पढ़ रहे होंगे, उनको रेजोनेंस वगैरह अभी मे भी शायद नहीं भी आता हो, तो तुम पहले इन टर्म्स को समझो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इंटरमीडिएट है। तीन तरीके के इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन में क्रिएट होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं, देखो, इंटरमीडिएट जो होते हैं ना, वो तीन तरीके के होते हैं। जब कार्बन पे प्लस चार्ज आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। कभी कभी रिएक्शन में कार्बोकेटायन जनरेट होता है। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनायन, ठीक है। जब कार्बन पे डॉट कभी कभी तुम्हें दिखेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। समझ आ रहा है, फ्री रेडिकल। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो इसका मतलब तुम्हें क्या समझना है कि रिएजेंट जो होते हैं किसी रिएक्शन में दो तरीके के हमें दिख सकते हैं, वन इज इलेक्ट्रोफाइल, अदर इज न्यूक्लियोफाइल। जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्ट करते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट भी तीन तरीके के बन सकते हैं। कार्बोकेटायन जब कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, कार्बनायन जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा किसी भी रीजन से। देन द थर्ड वन इज फ्री रेडिकल, जब कार्बन पे तुम्हें ऐसे डॉट सा दिखेगा, ठीक है। अभी वो क्या होते हैं वो मैं बताऊंगी। फिर हमारा क्या बनता है इंटरमीडिएट के बाद, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट के साथ माइनर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, अब हमें क्या देखना है कि कैसे ये कार्बोकेटायन, कार्बनायन एंड फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ठीक है। अब इसे समझने के लिए मान लो हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम क्या करवाएं, अगर मान लो कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड जेड, जो भी स्पीशीज होगी, अगर वो सेम हो जाए, ठीक है, सेम हो जाए, तो अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये दोनों ही सेम पावर के हैं, मतलब समझ लो कोई दो पतले पतले इंसान है, तो अगर उनके बीच में फाइट होता है तो दोनों के चांसेस हैं कि दोनों क्या करेंगे, अपने साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का स्ट्रेंथ, पावर क्या है, एक जैसा है, तो ये दोनों क्या करता है, एक एक आउट ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो इनके बीच में कैसा डिवीजन हो रहा है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है ना, तो इनके बीच में इक्वल डिवीजन होता है। इनके बीच में क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है, और इक्वल डिवीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन। समझ आ रहा है? और होमोलिटिक फिजन के वजह से यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा स्पीशीज क्रिएट हुआ, इस पे डॉट प्लस जेड डॉट, ठीक है। तो अब ये जो कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है, ये जो मैं डॉट डॉट बोल रही थी, तो जब कार्बन के पास आउट ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो उसे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल।
तो होमोलिटिक फिजन की वजह से क्या बनता है, फ्री रेडिकल। समझ आया। और फ्री रेडिकल जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ही तो है। देखो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जो भी एटम्स जुड़े होंगे तो 2 2 4 5 6 7, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये बिल्कुल बेकाबू होता है, तो इसके वजह से इसे क्या बोलोगे कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। फिर दूसरी बात देखो, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर होता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं तो तुम इन्हें क्या बोलोगे, ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। समझ आया। तो इन्हें फ्री रेडिकल्स भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए। एक बात और हो गया कि इनका नेचर कैसा होता है, ये क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट की तरह क्रिएट होता है उसकी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बता दी है। ठीक है, तो याद रखो फ्री रेडिकल्स होमोलिटिक फिजन की वजह से क्रिएट होता है। ठीक, अब मान लो अगर मैंने कार्बन और ये दूसरा स्पीशीज लिया, अब अगर मान लो Z इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z इज मोर देन दैट ऑफ कार्बन, तो क्या होगा, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, इस पे क्या हो जाएगा, अब जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज क्रिएट होगा। तो अब कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज क्रिएट हो गया और Z पे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जब कार्बन पे प्लस चार्ज क्रिएट होता है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। इसे क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। और ये यहाँ पे इक्वल डिवीजन हो रहा था तो फ्री रेडिकल बन रहा था, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन की वजह से, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन के वजह से फ्री रेडिकल का कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और अनइक्वल डिवीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक। इसे क्या बोलते हैं हम, हेट्रोलिटिक फिजन। समझ आया। होमो मतलब सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। समझ आ रहा है। कार्बोकैटायन बन गया। अब ये क्या होते हैं, इनके पास भी प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4 5 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, चाहिए इनको 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दूसरी बात देखो क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, प्लेनर होता है। और ये कैसे होते हैं, ये होता है पैरामैग्नेटिक, लेकिन कार्बोकैटायन जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो मैंने जो 3 इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनमें से 2 की प्रॉपर्टीज बता दी है, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की। और एक बात याद रखना, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक, अब तीसरा केस क्या होता है, अगर कार्बन और ये स्पीशीज है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाए वो दूसरी स्पीशीज के कंपैरिजन, तो कार्बन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा तो अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कार्बन प्लस चार्ज, और इस पे नेगेटिव, कार्बन पे अब नेगेटिव आ जाएगा और दूसरे स्पीशीज पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन, कार्ब एनाइन। ठीक है, अब देखो कार्बेनाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 2 4 5 6, और जो इसने 2 अपनी तरफ खींचे थे वो भी, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ आ रहा है। तो इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर ज्यादा बेटर सोचना है तो NH3 का एग्जांपल ले लो। NH3 में NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब सेम कार्बेनाइन भी ऐसा ही होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 3 और लोन पेयर 1 मिला के 4। तो 4 होने की वजह से यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, और ये डायामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, डायामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। ठीक, तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ। अब मैंने क्या बताया था कि जो डिवीजन होता है वो दो तरीके से होता है, इक्वल डिवीजन एंड अनइक्वल डिवीजन। इक्वल डिवीजन को क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन। ठीक है, इक्वल को क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिजन। ठीक है, होमो मीन्स मतलब क्या होता है, होमो मतलब सेम। अब देखो होमोलिटिक फिजन के लिए ना कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं। वो कंडीशंस क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर क्या होगा, यूवी लाइट। कोई कोई रिएक्शन तुम्हें दिखेगा जहां पे लिखा होगा एरो के ऊपर यूवी लाइट, सनलाइट, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे होमोलिटिक फिजन हो रहा है, वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो यूवी लाइट हो गया, या फिर क्या हो जाए, हाई टेम्परेचर। तो ये सब कंडीशंस होते हैं होमोलिटिक फिजन के लिए। ठीक है, दूसरा होता है ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होते हैं, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तीसरा क्या होता है, ये प्रेजेंस, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कंडीशंस होते हैं होमोलिटिक फिजन के लिए। देखो अब अगर हेट्रोलिटिक फिजन कराना है तो क्या कंडीशंस होते हैं, इसी के ऑपोजिट, इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए था तो हेट्रो के लिए क्या होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है। हेट्रोलिटिक फिजन के लिए क्या होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है, लो टेम्परेचर। फिर वहां पे प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड चाहिए होता है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आयंस, यहाँ पे आयंस की जरूरत है, यहाँ पे आयंस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तीसरा यहाँ पे पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होती है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट। तो आज जो हमने वीडियो पढ़ा है वो क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन है। पिछले वीडियोस में अभी तक मैंने आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट समझाया था, उसके पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे। अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पे पहुंच गए हैं जहां पे हम कुछ टर्म्स, कुछ टॉपिक्स पे डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ वीडियो का इंट्रोडक्शन था जहां पे मैंने ये बताया कि सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्ट करते हैं तो इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट भी 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल, उनकी प्रॉपर्टीज बताई। और रिएजेंट 2 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। इन सब के बारे में आज के वीडियो में मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। आई होप वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।